तो ये क्या हुआ, यूरोपीय पद्धति और विदेशों में अपने सैन्य प्रमुख को भेजे जाने लगा। कौन, ये जापान के जो राजा थे, ये अपने सैन्य प्रमुख को कहां पर भेजते थे, विदेशों में, कि तुम ट्रेनिंग करके आओ और यहाँ पर सैनिकों को ट्रेनिंग करवाओ। आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 का ये चैप्टर जो है, चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे और इसका भाग 3 है। जापान में साम्राज्यवाद पढ़ रहे थे हम लोग, जापान में साम्राज्यवाद कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ रहे थे। और इससे पहले वाला भाग यानी कि भाग 2 तक, चैप्टर 3 का भाग 2 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर नहीं देखें तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। और बीए पार्ट 2 में 2 पेपर होता है ऑनर्स का, उसके अलावा सब्सिडी और कंपोजिशन का पेपर होता है। तो ऑनर्स का जो पेपर 3 और पेपर 4, तो पेपर 3 का चैप्टर पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया है, पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां देख सकते हैं, या इसी चैनल में प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। ये पेपर 4 है और पेपर 4 का ये चैप्टर 3 है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जापान में साम्राज्यवाद पढ़ रहे थे। अब देख रहे थे कि जापान में धीरे धीरे जापान विकसित हो रहा था। विकसित कैसे हो रहा था कि जापान की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, राजा, उसके बाद शोगुन, देमियो और समुराई। पूरा जापान की जो प्रशासनिक राजकाज की व्यवस्था सब किसके पास आ गया था, शोगुन के पास। किसके पास आ गया था, शोगुन। 12वीं शताब्दी से ही ये शोगुन के पास आ गया और 1867 तक रहा। 1867 के बाद फिर किसके पास चला गया, राजा। और राजा को मेईजी कहते थे, ध्यान रखिएगा, राजा को क्या कहते थे, मेईजी। और इसको ये कब गया, 1867 में। जब 1867 में ये गया राजा के पास, दोबारा से शासन सब चीज राजा के हाथों में चला गया। जब, क्योंकि देखिए शोगुन 12वीं शताब्दी में ही शोगुन ने राजा से सब शक्ति छीन लिया और अपने हाथ में सब प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कर प्रणाली सब कुछ अपने हाथ में रख लिया। तो राजा का कोनो वैल्यू ज्यादा नहीं रहा, बस नाम के लिए राजा रहा। लेकिन 1867 में पुनः ये सारी शक्तियां किसके पास चली गई, मेईजी के पास में। अब मेईजी यानी कि राजा को ही मेईजी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए राजा के पास में कैसे चली गई, मतलब उड़कर आंधी आया और यहाँ से शोगुन के पास से सब शक्ति उड़कर और राजा के पास चला गया, नहीं। क्या कारण था, इसी को क्या कहते हैं, जब ये जब यहाँ से सब शक्तियां गया राजा के पास में, इसको कहते हैं मेईजी पुनः स्थापना। क्या किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, मेईजी पुनर्स्थापना। मेईजी पुनर्स्थापना का मतलब, मेईजी पुनर्स्थापना यानी राजा का, मेईजी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, राजा का पुनर्स्थापना। किसका पुनर्स्थापना हुआ, राजा का पुनर्स्थापना हुआ यहाँ पर। मेईजी का मतलब क्या हुआ, राजा। अब राजा के शक्तियों का पुनः, अब राजा की शक्ति कैसे, ये शोगुन की शक्ति कैसे राजा के पास गया, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे कि यहाँ पर ये जो जापान के अलावा जो बाहरी जो देश थे, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, डच वाले, ये सब जापान में आकर व्यापार करते थे और यहीं पर लड़ जाते थे। पिछले भाग में यही पढ़ते ना, ये आते थे जापान में व्यापारों करते थे, यहीं पर लड़ाई वड़ाई कर देते थे, जापान में आकर लड़ाई कर देते थे। तो जापान वालों ने सब पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, सिवाय एक के, जो कि जापान से बस एक ही देश व्यापार करता था, वो था हॉलैंड। ध्यान रखिएगा, जापान से कौन सा देश व्यापार करता था, जापान, हॉलैंड व्यापार करता, ध्यान रखिएगा, हॉलैंड ही सिर्फ व्यापार करता था, हॉलैंड ही सिर्फ व्यापार करता था, उसके अलावा और कोई व्यापार नहीं करता था यहाँ से। कहाँ से, जापान से। लेकिन क्या बोले थे, अंग्रेज भी धीरे धीरे एंट्री करने लगे थे और अमेरिका वाले भी जापान में एंट्री करने लगे थे। अमेरिका और ये इंग्लैंड वाले, क्योंकि इन दोनों पर प्रतिबंध अभी नहीं लगा था। किस पर लगा था, पुर्तगाली पर, डच पर, ये सब पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन इन लोगों पर नहीं लगा था। अंग्रेज भी ज्यादा हस्तक्षेप इसके आंतरिक मामले में कर नहीं रहे थे, तो अंग्रेज अभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब देखिए हस्तक्षेप कौन करेगा, ये अमेरिका वाले क्या सोच रहे थे, अमेरिका वाले ये सोच रहे थे कि अमेरिका अपने के तरफ में, जो अमेरिका और उसके आसपास के क्षेत्र थे उधर तो अपना वर्चस्व कायम किए ही थे। वो सोच रहे थे कि एशिया में भी वो
अमेरिका में तो अपना वर्चस्व थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि एशिया में भी हमारा वर्चस्व हो। कौन सोच रहे थे? अमेरिका। और उनको चाहिए था एक भरोसामंद दोस्त चाहिए था। कहाँ पर? एशिया में कोई उनको भरोसामंद दोस्त मिल जाए। कहेंगे दोस्त काहे खोज रहे थे इधर? इसलिए खोज रहा था कि अमेरिका से इधर एशिया में जब आएंगे तो काफ़ी अधिक दूरी तय करना पड़ता था, और उस समय उतनी बेहतर नावें नहीं थी कि इतना अधिक दूरी तय करने के बाद भी सुरक्षित रह पाए। कहीं टूट जाता था, कहीं इधर भी टूट गया, टूट फूट गया। पिछले वाला में बताया था ना कि टूट फूट गया था नाव यहीं पर जापान में आकर, तो उसका मरम्मत कहाँ पड़ेगा करना पड़ेगा? कोई अपना दोस्त होगा वहीं के आया, उसके यहाँ मरम्मत हो। तो अमेरिका चाहता था कि ये जापान से हम लोग दोस्ती करें। क्या करे? जापान से दोस्ती करे और यहीं पर अपना जो भी नाव का मरम्मत करना हो, या कोई भी अपना और जरूरत हो, या कोई भी जरूरत पूरा कहाँ पर हो? जापान से ही हो। कभी सैनिक मदद भी मांगना पड़ जाए तो जापान से सैनिक मदद मिल जाए। तो सैनिक तो जब जब जापान से दोस्ती करना पड़ेगा तो यहाँ पर कोई अमेरिका का तो आना पड़ेगा ना। लेकिन अमेरिका ने देखा कि सब सत्ता शोगुन के हाथ में, यानी मंत्री के हाथ में, राजा का कोनो वैल्यू नहीं है। जब और ये शोगुन बहुत ताकतवर है, अमेरिका वाला का बतिया नहीं सुनेगा। क्या कर लीजिएगा? कितने लोगों पर प्रतिबंध लगा चुका है, अमेरिका पर प्रतिबंध लगा देता कि ना लगा देता। तो अमेरिका वाला ये सोच रहे थे कि देखो हमको राजा को मिला लेना चाहिए। अगर जिस दिन राजा का वैल्यू बढ़ गया, ये पहले की बात कर रहे हैं, 1867 पहले की बात कर रहे हैं, ये लोग सोच रहे थे कि शोगुन का भी है ताकत। जिस दिन राजा का ताकत अगर हम लोग बढ़ा दिए तो राजा किसको वैल्यू देंगे? हमको। यानी हमको क्या करना होगा? जब अमेरिका वाला सोच रहे थे कि राजा का वैल्यू बढ़ाना होगा, ये सब शक्ति इससे खींच कर और किसके पास देना होगा? राजा के पास में। अगर हम राजा के पास में देने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिए कि राजा हमारा बात मानेगा और हमारा वैल्यू भी रखेगा और दोस्ती भी हो जाएगा। तो अमेरिका वालों ने क्या किया? ये अमेरिका से एगो अधिकारी को भेजा गया 1853 में। कब? 1853 ईस्वी में। और ये सीधा गया किसके पास में? राजा के पास में। शोगुन के पास में नहीं। पूरा अधिकार शोगुन को था, लेकिन राजा के पास में गया और एक संधि किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि हम आपके जापान से दोस्ती करना चाहते हो। दोस्ती का हाथ बढ़ाया और राजा का वहां पर हस्ताक्षर करवाया। संधि पर किसका हस्ताक्षर हुआ? संधि पर राजा का हस्ताक्षर करवाया। किसका हस्ताक्षर? राजा का। अब राजा भी सोचने लगे, लो हमारा इतना वैल्यू हमको पता नहीं था। आज तक राजा से कोई हस्ताक्षर नहीं करवाया था। 12वीं शताब्दी के बाद में यहाँ पर आ गया, 12वीं शताब्दी के बाद में 19वीं शताब्दी आ गया। तो 19वीं शताब्दी तक अभी तक राजा से कोई हस्ताक्षर नहीं करवाया था। राजा कोई वैल्यू नहीं देता था। बाहरी विदेश आते थे तो किससे मिलते थे? शोगुन से मिलते थे। और राजा को पहली बार इतना वैल्यू, इतना रिस्पेक्ट देने के बाद, क्योंकि कई राजा बदल चुके थे 12वीं शताब्दी के बाद, कई राजा नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पर कई राजा बदल चुके थे, तो उनको वैल्यू ही नहीं मिला था। तो उन्होंने देखा कि अरे इतना वैल्यू है राजा का। कौन वैल्यू दे रहा था? ये अमेरिका। अमेरिका क्या दे रहा था? वैल्यू। ये 1853 की बात करें तो वैल्यू दे रहा था अमेरिका, और राजा से हस्ताक्षर करवा कर गया। अब राजा इसका क्या बन गया? दोस्त। राजा ने कहा कि देखिए हमारा शक्ति बढ़ाइए तब ना हम कुछ कर पाएंगे आपके लिए। आप हमसे दोस्ती तो कर लिए, अमेरिका वाले से कर रहे थे दोस्ती तो कर लिए, लेकिन हमारे पास शक्ति क्या है? क्या है? हम आपको क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते हैं। संधि करके क्या फायदा होगा? अमेरिका वाले तो यही चाहते थे कि संधि तो कर लिए, अब आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे। राजा कह रहे थे कुछ चिंता मत कीजिए, आपका हम वैल्यू क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे अमेरिका वाले जो शोगुन के खिलाफ वहाँ के जनता को, बाकी जो राज्य के शासक थे, योद्धा वर्ग थे, उनको भड़काना शुरू किए। क्या? उकसाना शुरू किए। किसके खिलाफ? शोगुन के खिलाफ। कि देखो शोगुन इतना दिन से हैं मंत्री हैं, आपके स्थिति में कोई सुधार हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है। ये राजा को बनाइए, राजा जब तक होंगे तब सब ताकतवर होगा। आसपास वाले देश देख लीजिए, कोई देश में राजा प्रमुख होते हैं, शोगुन मंत्री प्रमुख नहीं होता है। आप लोगों में देश में मंत्री प्रमुख है, राजा। तो धीरे धीरे विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। और 1867 में, कब? 1867 में पूरी तरह से शोगुन की शक्तियों को उखाड़ फेंका गया। किसके मदद से? अमेरिका की मदद से। और सारा जो शक्ति किसके पास आ गया? राजा के पास में। राजा बन गया प्रमुख, और यही चाहते थे अमेरिका वाले। अब अमेरिका के हो गई क्या? दोस्ती इससे हो गई। किससे? जापान से। अब जो भी मदद चाहिए होता, देखिए अमेरिका वाले ये नहीं चाहते थे कि इन पर अधिकार कर ले, नहीं, ये चाहते थे कि बस एक दोस्त मिल जाए हमारा। क्या मिल जाए? अभी तक तो इनकी नीयत साफ है, ये सोच रहे हैं कि दोस्त मिल जाए। अभी आगे क्या करेंगे वो आगे हम बताएंगे। अभी तक तो इनका दोस्त मिल गया। अब जब राजा के हाथों में शक्तियां गई ना, तब राजा को था कि हम इससे दोस्ती किए हैं, और जनता से भी राजा वादा कर दिए थे, लोगों से वादा कर दिए कि हमको शक्ति दिलाइए। राजा के पास जब शक्ति नहीं था, किसके पास था शक्ति? शोगुन के पास में। और जब विद्रोह की भावना भड़क रही थी, ये भड़का रहे थे, तो राजा ने भी कहा कि हाँ, हम आपकी जब हम सत्ता में आएंगे, जब हमारा जो सत्ता मतलब हम जब राजा बनेंगे तो आपकी स्थिति में सुधार करेंगे, शिक्षा में, प्रशासनिक व्यवस्था में, आर्थिक आपके क्षेत्र में, सब चीज में सुधार करेंगे, बढ़िया
जापान बनाएंगे, यानी कि बेहतर जापान हम बनाएंगे। किसने वादा किया? ये राजा ने वादा किया। राजा ने वादा किया कि हम बेहतर एक जापान बनाएंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही राजा के पास शक्ति आई, अब राजा सुधार करना शुरू किए। क्या किए? सुधार करना। सबसे पहला प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार हुआ। प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार हुआ। क्या प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार हुआ? राजा ने सबसे पहला प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किया। इन्होंने ये कहा कि कर व्यवस्था पहले ठीक करना पड़ेगा। जब तक कर नहीं मिलेगा राजा कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसे नहीं होगा तो राजा हीरो कैसे बनेंगे? बताइए। हीरो बनने का मतलब ये है कि नया नया कार्य कैसे कर पाएंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने कर प्रणाली ठीक किया। कर इतना होना चाहिए, इतनी मात्रा में, अधिक भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना। कर इतना होना चाहिए कि जिस क्षेत्र से कर लिया जाए ना, उसका मेंटेनेंस उसी कर से किया जा सके। बाहरी से पैसा न लगाना पड़े। बाहरी से अगर पैसा लगाया जाएगा तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। बाहरी से कहाँ से पैसा लेकर आएंगे? इसीलिए कर इतना वसूला जाए, इतना अधिक भी नहीं, कम भी नहीं, और प्रशासनिक क्षेत्र में कि उनका उसी से मेंटेनेंस हो जाए उस क्षेत्र का। मान लीजिए ये क्षेत्र से कर वसूला गया ना, और कोई भी जरूरत का काम इसी कर से हो जाए। दूसरा क्या किए, प्रशासन के क्षेत्र में और एक कार्य किए। यहाँ पर सैन्य, दो तरह के सैन्य व्यवस्थाएं बनाए गए। एगो थल सेना और एक जल सेना। अब आप कहेंगे कि वायुसेना क्यों नहीं? उस समय वायुसेना नहीं, दो गो सेना था, थल सेना और जल सेना। जल सेना का भी ज्यादा महत्व था। ये दो गो सेनाओं का गठन हुआ और बहुत ही ताकतवर सेना का। और इन सेनाओं में हर क्षेत्र से, जापान के सभी क्षेत्र से सैनिक शामिल होंगे। कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिस क्षेत्र से सैनिक शामिल नहीं होंगे, यानी कि सभी क्षेत्र से शामिल होंगे। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिस क्षेत्र से शामिल नहीं होगा। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या था। वो चाह रहे थे कि सभी क्षेत्र से शामिल होंगे तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना रहेगी और लोग चाहेंगे कि हाँ, सरकार हमारी भी बातों को क्या कर रही है, ध्यान दे रही है, वैल्यू दे रही है, यानी हमारी बातों को भी सरकार मान रही है। तो इसीलिए सभी क्षेत्र से सैनिकों को भर्ती करना शुरू किया गया। और उनको क्या किया गया, सैनिकों को भर्ती करना शुरू किया गया और एक मंत्री, अलग से एक मंत्री बनाया गया। इन सेनाओं का अलग अलग मंत्री होता था और अलग से इन थल सेना का अलग मंत्री, जल सेना का अलग मंत्री। और मंत्री सीधा किसके कंट्रोल में रहते थे? राजा के कंट्रोल में। ये अब राजा एकदम पूरी तरह सुधारने में क्या हुए, लग गए थे। उसके बाद सैनिक क्षेत्र में, ये तो सैनिक क्षेत्र में थोड़ा बदलाव आया और उसके बाद और भी सैनिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए। सैनिक क्षेत्र में क्या हुआ, सैनिकों को आधुनिक हथियार दिए जाने लगा। इन्होंने कहा कि देखिए सैनिकों को आधुनिक हथियार चाहिए। देखिए पैसा की कमी नहीं था, ऐसा बात नहीं था कि एकदम पैसा की कमी था, पैसा ठीक ठाक था, व्यापार ये भी करते थे। देखिए तो इन्होंने कहा कि सैनिकों को नए नए हथियार दिया जाए, यानी कि आधुनिक हथियार। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, आधुनिक हथियार दिया जाए। आधुनिक हथियार के साथ साथ क्या दिया जाए, सैनिकों को अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए। यूरोपीय पद्धति द्वारा इनको लड़ाई करने की सिखाया जाए। पद्धति कि अंग्रेज, यूरोपीय पद्धति मतलब अंग्रेज कैसे हर जगह जीत जाते थे। हर जगह जहां जहां भी लड़ाई करते थे ना, भारत में लड़ाई करे, चीन में लड़ाई करे, हर जगह ये क्या होते थे, या इंडोनेशिया में या कहीं पर भी, हर जगह ये कैसे अंग्रेज जीत जाते थे, कम फौज लेकर जाते थे और जीत जाते थे। तो ये क्या हुआ, यूरोपीय पद्धति। और विदेशों में अपने सैन्य प्रमुख को भेजे जाने लगा। कौन? ये जापान के जो राजा थे, ये अपने सैन्य प्रमुख को कहां पर भेजते थे? विदेशों में, कि तुम ट्रेनिंग करके आओ और यहाँ पर सैनिकों को ट्रेनिंग करवाओ। मतलब आधुनिक तौर तरीका सब सिखाया गया। उसके बाद शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन किया गया, क्योंकि यहाँ के राजा को पता था एक बात कि अगर हमारे देश की शिक्षा सुधर गई तो सब कुछ, पूरा देश सुधर जाएगा। क्योंकि युवा पीढ़ी होता है देश का भविष्य। अगर युवा ही शिक्षित अच्छा से नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो इन्होंने शिक्षा में एक नई शिक्षा नीति लागू किया। क्या किया इन्होंने? नई शिक्षा नीति 1870 में, 67 में इनका शासनकाल बना। 67 के बाद ये सब सुधार किए। उसके बाद 1870 में कहाँ पर, यहाँ पर ही लिख देते हैं, यहाँ पर तीसरा नंबर में शिक्षा में सुधार। शिक्षा यानी कि शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में क्या हुआ, नई शिक्षा नीति आई। कहाँ पर? जापान में नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 1870 में ईस्वी में आई, ध्यान रखिएगा 1870। अब इसमें क्या था कि नए तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। अब इसमें क्या था, नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाए कि बच्चों को ऐसा कि अपने मतलब अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करे और उसका अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना उनमें होनी चाहिए। राष्ट्रवाद पर सबसे अधिक जोर दिया गया कि राष्ट्रवाद, जब तक अपने देश के प्रति लगाव नहीं होगा, देश से प्रेम नहीं होगा, अपने देश के लिए कोई कुछ करेगा नहीं। तो जब राष्ट्रवाद की भावना हो जाएगी तो अपने आप देश के लिए बहुत कुछ करेगा वो।
तो राष्ट्रवाद सिखाया गया कि ऐसा कि शिक्षा में राष्ट्रवाद हो, अपने अपने कार्यों के प्रति उन लोग निष्ठा रखे, अपने कार्यों के प्रति निष्ठा रखे और समय पर कोई भी कार्य समय पर करे। ये सब किसको सिखाया गया? ये वहां के शिक्षा पद्धति में शामिल किया गया। अभी भी देखिएगा जापान वाले एक बार जो कह देते हैं ना कि इतना तारीख को आपको सामान मिल जाएगा, इतना तारीख को हम सामान बना देंगे, वो अपने बात के पक्के होते हैं। क्यों पक्के होते हैं? क्योंकि उनको शिक्षा में ही ऐसा सिखाया जाता है, शुरू से ही इस बात का सिखाया जाता है शिक्षा में कि हाँ ऐसा होना है। राष्ट्रवादी उनको, वो लोग राष्ट्रवादी होते। देखिए वैसे सभी लोग तो अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना होती है, सभी देश में होती है, लेकिन वहां पर शिक्षा में ही सिखाया जाता है कि राष्ट्रवादी होना है। और टीचरों को ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान दिया गया। टीचर ट्रेनिंग के लिए कि टीचर बेहतर होंगे तभी ना सिखाएंगे। टीचर ट्रेनिंग के लिए नए नए स्कूल खोले गए टीचरों के ट्रेनिंग के लिए खासकर, और टीचरों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाने लगा। अच्छा शिक्षा पद्धति के लिए टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विशेषकर विदेश में अच्छे टीचरों को अच्छे टीचर इसके लिए भेजा जाने लगा। और बहुत सारे शिक्षा में क्या हुए, बदलाव किए गए। और 1910 आते आते पूरी तरह से जापान साक्षर हो गया। 1910 ईस्वी आते आते, कब? 40 वर्षों में। देखिए यहाँ पर 40 वर्ष में हो रहा है ना, 1870 से 1910, 40 वर्षों में पूरी तरह से जापान साक्षर। क्यों? क्योंकि वैसा शिक्षा पद्धति था। उसके बाद और एक बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्या उन्नति हुई, ध्यान रखिएगा। आर्थिक क्षेत्र में भी, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में क्या उन्नति हुआ? आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, ध्यान समझिएगा। आर्थिक क्षेत्र में क्या उन्नति हुआ? आर्थिक क्षेत्र में ये उन्नति हुआ कि वहां पर नए नए तरीका से अब कहा जाने लगा कि आप व्यापार कीजिए, नए नए सामानों को बनाइए और अपना जहाज बनाइए। लोगों को प्रोत्साहन दिए जाने लगा, अपने देश में ही जहाज बनाइए, पानी वाला जहाज अपने देश में बनाइए। और नए नए फैक्ट्रियों को आमंत्रित किया गया, विदेशों से भी आप आइए हमारे देश में क्या कीजिए, बनाइए। और लोग उससे सीखे कि हाँ कैसे बना। और बैंकिंग व्यवस्था का शुरुआत हुआ। कहाँ पर? यहाँ पर उसी समय बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हो गया। फिर रेल परिवहन, अलग अलग परिवहन के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ राजा के आने के बाद, जिसके कारण एक सुदृढ़ शक्ति बनकर उभरा। कौन उभरा? जापान। अब अलग अलग देशों पर आक्रमण करना शुरू किया। अब देखिए जब आ जाता है पैसा ना तो दिमाग घूमने लगता है। जब पैसा और ताकत जब शासन में आ जाता है तो दिमाग घूम जाता है। अब ये अलग अलग देशों पर आक्रमण करना शुरू किया। चीन पर कभी आक्रमण कर देता था, कभी ये रूस से 1905 में रूस से लड़ाई किया था ना, ये रूस से लड़ाई किया था 1905 में। 1905 में ये चीन से कभी लड़ जाता था, कभी कोरिया से लड़ जाता था। ये लड़ने में पीछे नहीं था क्योंकि इसके पास ताकत बढ़िया हो गया था, ठीक ठाक ताकत हो गया। यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री कर गया ये, द्वितीय विश्व युद्ध में। और द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री करने का क्या कारण हुआ? उसके बाद क्या हुआ? ये जापान के ऊपर किसने परमाणु बम फेंक दिया? यही था ना कारण। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने एंट्री किया। और ये जो जापान वाले थे, ये देखिए ताकतवर बहुत हो चुके थे उस समय। 1945 तक के लोग ताकतवर बहुत हो चुके थे। तो अमेरिका वालों ने क्या किया? एक समय था कि अमेरिका दोस्ती किया था, यहाँ पर दोस्ती किया था ना। और द्वितीय विश्व युद्ध में ये लोग जर्मनी के साथ हो गए। किसके साथ हो गए? जर्मनी के साथ हो गए। और अमेरिका के उल्टा में, अब अमेरिका के उल्टा में हो जाएंगे तो क्या करेगा? अमेरिका से हो गया लड़ाई हो गया तो अमेरिका ने फेंक दिया, क्या कर दिया? 2 बम, 2 प्रमुख शहर, नागासाकी और हिरोशिमा, दोनों पर फेंक दिया। नागासाकी और हिरोशिमा पर पूरी तरह से जापान तबाह। लेकिन फिर ये लोग खड़ा हुए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, शिक्षा पद्धति, ये सब बहुत बढ़िया था। ये तबाह होने के बाद फिर दोबारा से खड़ा हुआ। और आज देखिए फिर ये ठीक ठाक ये एशिया में अपना पहचान बनाए हुए हैं। तो ये देखिए जापान के बारे में यही सब हम लोगों को पढ़ना था और समझना था कि जापान कैसे इतना ताकतवर है, क्योंकि सब क्षेत्र में उनके, और शिक्षा, खासकर शिक्षा बहुत ही बेहतरीन है उन लोगों का। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और जापान में साम्राज्यवाद, तो ऐसे ही हुआ कि जापान अब अलग अलग देशों पर आक्रमण करने लगा और अपने अंदर ये लोग ये क्या करने लगा, मिलाने लगा। तो यही शुरू से लेकर जापान में साम्राज्यवाद का विकास कैसे हुआ यहाँ तक पढ़ लिए। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर अच्छी तरह से क्या हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें अब कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें लगता है कि इसमें है नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।